चलो देखो पिछले टर्म पे तुम्हारी मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट हुई थी। क्या क्या पढ़ा था उसमें? सबसे पहले तो ये देखा कि कब हम मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, कब हमारे पास आइंस्टीन मैकेनिक्स होती है। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखना कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड हमारे पास लाइट की स्पीड के आसपास है, तो वहां पर आइंस्टीन की मैकेनिक्स अप्लाई होती है। और उसमें मास वेरिएशन होता है, मतलब मास बदलने लगता है बॉडी का। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत कम स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत स्लो चल रहा है, तो हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है और वहां पर मास बदलता नहीं है। बॉडी का जो मूविंग मास है वो बॉडी के रेस्ट मास के बराबर होता है हमेशा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब इसके बाद क्या करा था? इसके बाद न्यूटन के लॉस देखे थे। ठीक है, इसके बाद न्यूटन के लॉस पढ़े थे। न्यूटन के 3 लॉस थे। पहला लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर हम इसी को गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? पिछले टर्म पे तुमने देखा था बहुत ठीक से कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है और लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। जड़त्व और जड़त्व का नियम जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पिछले टर्म पे तुमने बहुत कायदे सीखा था। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। देखो यहां पर आएगा हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा। ठीक है, ध्यान सुना। तुम्हें पहले से पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, तुम्हें पता होगा F बराबर dp अपॉन dt, पता होगा। ठीक है, गारंटी है। लेकिन ध्यान सुनना, इसमें बहुत सारी नई बात पता चलेगी। ठीक है, तुमने इसे पढ़ा तो हुआ है, सोचो रहा तुमने एक बार इसको 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में तुम्हें बच्चों की तरह पढ़ा दिया गया था कि F बराबर ma, जबकि पूरी तरह से गलत होता है। इट इज नॉट द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सोचो जरा, ये लॉ होता है, इसको जब सॉल्व करके आगे आता तो F बराबर ma आता है, मतलब ये न्यूटन के सेकंड लॉ का रिजल्ट है, जबकि ये हमारे पास सेकंड लॉ है। ठीक, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अब जरा समझना, जैसे तुमने 9th में ये पढ़ा, इंटर में आ गया, 11th में आकर के ये पढ़ा, अब यहाँ पर पढ़ने तो वाले हो, लेकिन ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ नई चीजें और जानने को मिलेंगी। जैसे जैसे तुम टॉपिक बड़े क्लासेस में पढ़ते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें उन टॉपिक्स की बारीकियां पता चलती चली जाती हैं कि कितना ज्यादा डेप्थ में जाके इन चीजों को समझा जा सकता है। चलो अब जरा देखते हैं, शुरुआत करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, समझे। सेकंड लॉ का हमें देखो, सेकंड लॉ के बारे में पता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट होता है। जरा देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये हमारे पास v वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मोमेंटम आएगा हमारे पास p बराबर mv। ठीक है, अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से भाग रही है तो इसका मोमेंटम आएगा हमारे पास mv। अच्छा जरा सोचो, अगर इसमें कोई फोर्स अप्लाई होगा तो इस बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी। अब बढ़े कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी बदलेगी। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो अभी जो मोमेंटम देख रहे हो, मोमेंटम भी तो बदलेगा। मोमेंटम में चेंज कितना आ गया, dp। ये हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। अब हम यहां पे अगर किसी चेंज में टाइम से डिवाइड करा देते हैं तो क्या लगता है, टाइम से डिवाइड कराने को हम उसकी दर बोलते हैं, रेट बोला जाता है इंग्लिश में। तो इट इज द रेट ऑफ, टाइम से डिवाइड करा तो क्या, रेट ऑफ, ऊपर डीपी चेंज इन मोमेंटम, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको पढ़ा जाता है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, अगर बॉडी में फोर्स लगाओगे, जरा सोचो, अगर इस तरफ फोर्स लग गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बदलेगा, डीपी आएगा। डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा मान लो फोर्स तुम इस तरफ लगा दो तो वेलोसिटी कम होगी। अरे कम होगी तो क्या फर्क पड़ता है, बदलेगी तो। अगर ये चेंज होगी तो मोमेंटम में चेंज होगा और डीपी आएगा। मतलब डीपी हमेशा कब आएगा, जब बॉडी में फोर्स अप्लाई होगा तब डीपी आता है। डीपी इज नॉट द डिस्प्ले पिक्चर, डीपी इज द चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखना पे, डीपी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहां से न्यूटन ने सेकंड लॉ के बारे में बताया कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा तो उस मोमेंटम का
उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और बॉडी में अप्लाई होने वाला फोर्स बॉडी के मोमेंटम के चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? चलो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस करके तुम्हारा रिजल्ट निकाल लेते हैं, फिर इसमें बहुत बढ़िया बात सीखेंगे। ठीक है, अभी कुछ नया नहीं सीखा, अभी तुम्हारे पास वही लॉ था जो तुम 11th में पढ़ के आए थे। तो जरा देखो, अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा के फॉर्मूला बनाना है, इक्वल लाना है, तो कांस्टेंट आएगा। तो ये आ गया हमारे पास dp अपॉन dt। अच्छा, अभी एक बात पता है हमें, मोमेंटम के बारे में पता है, p बराबर mv होता है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी कांस्टेंट के आ गया, ये आ गया d अपॉन dt, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, p की जगह हमने mv लगा दिया। जरा सोचो, अगर बॉडी आगे चलेगी तुम उसमें फोर्स लगा दो, चाहे जैसा फोर्स लगा दो, क्या ये मास बदलेगा? मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मास बाहर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास F की वैल्यू आ गई k m, और ये आ गया हमारे पास dv अपॉन dt। सोचो जरा, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो dv अपॉन dt हमें पता है एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, सिंस dv अपॉन dt बराबर a होता है, ये उठा करके फॉर्मूले में लगा दो, तो हमारे पास F की वैल्यू आती है k, m पहले से रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास a और आ गया। अब जरा k के बारे में समझते हैं। देखो k कांस्टेंट होता है, ये केवल एक्सपेरिमेंट से निकलता है, तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा करना नहीं है, जैसे तुम 11th में करके आए थे वैसे ही करना है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट से हमें k की वैल्यू 1 मिल जाती है, तो हमें यहाँ पता चल गया f बराबर होता है हमारे पास ma। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो जरा समझना, अगर तुमसे कभी सेकंड लॉ पूछा जाता है, मान लो अभी तो कॉलेजेस वगैरह बंद चल रहे हैं, मान लो तुम्हारे एग्जाम के टाइम तक, मार्च तक कॉलेजेस खुलेंगे, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा वाइवा होगा। ठीक है, वाइवा में पूछा जाता है एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, या मान लो ऐसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो कभी बेवकूफों की तरह F बराबर ma मत बोल देना। F इज इक्वल्स टू ma इज नॉट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, it is the result of the second law of motion. It is the second law of motion. F is directly proportional to the rate of change of linear momentum. इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो F लीनियर मोमेंटम के चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है हमारे पास सेकंड लॉ, और इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल फॉर्मूला आता है F बराबर ma। F बराबर ma इज द रिजल्ट ऑफ द सेकंड लॉ। तो इन बातों का जरा अपने वाइवा में ध्यान रखना कि क्या लॉ है, क्या लॉ का रिजल्ट है। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? समझ में आए सभी को? और ध्यान रखना, यहाँ बस समझते जाओ, नोट करने के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें नोट्स में पीडीएफ मिलते जाएंगे, तुम उनसे देख करके अपने नोट्स अलग बनाते जाना। ठीक है, यहाँ बस बैठ करके समझने का काम करो। जरा सुनो ध्यान से, देखो तुम्हें पीडीएफ पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें हर बार क्लास होने से पहले तुम्हें पीडीएफ पहुंचा दिए जाएंगे। तुम बस इतना काम करना, अपने नोट्स बना के रख लेना। जब क्लास होती है तुम्हें बस बैठ के समझते जाना है। ठीक है, और ध्यान सुनना, ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है, तुम यहीं पढ़ते पढ़ते चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। सोचो तुम्हारे पास पहले से लिखा है, देखते चले जाओ, तुम्हें बहुत कायदे से चीजें वहीं पे प्रिपेयर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे ये हमारे पास हो गया सेकेंड लॉ। अच्छा देखो, तुम्हें यहाँ बताया था कि तुम्हें यहाँ बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। इतना तो बेसिक है, अगर तुमने ठीक से पढ़ा होगा इतना तो तुम्हें 11th की किताबों में मिला होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एक बात। ठीक है, चलो हटा दे इसको। देखो, अब यहां पर हमारे पास बॉडी है, और ये बॉडी हमारे पास v वेलोसिटी से भाग रही है। अब ध्यान सुनना, हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, या फिर इसको तुम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो तो dp अपॉन dt आता है। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक, इसमें एक स्टेटमेंट और आता है, वो जरा यहाँ लिखते हैं, देखो जरा, या यहाँ लिख देते हैं। एंड उसी के आगे आएगा स्टेटमेंट क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस
in the direction of applied force on the body. This change takes place in the direction of applied force on the body. अब इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात जरा देखो, this change takes place. अरे भैया चेंज हो किस में रहा है? चेंज हो रहा है मोमेंटम में. मतलब मोमेंटम में होने वाला जो चेंज है वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा हुआ है. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा मोमेंटम चेंज होगा. कैसे? अब देखते हैं. चलो जरा यहां पे थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज कर लेते हैं, अपने हिसाब से मान लेते हैं. चलो देखो, ये हमारे पास बॉडी m है, ये मान लो v1 वेलोसिटी से भाग रही है. अब हमने एक काम करा, हमने इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स F लगा दिया. दिख रहा है ना? ठीक. हमने इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स F लगा दिया. तो मान लेते हैं बॉडी आगे बढ़ी और बॉडी यहां पर पहुंच गई. यहां पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई. इतनी बात क्लियर? पहले तो एक बात जरा समझो, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, फोर्स भी इधर लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी. अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहां पर इतनी कंडीशन तुम्हें दी गई है, v2 इज ग्रेटर देन v1. ये समझ आ रहा है? यहां की वेलोसिटी v1 से ज्यादा होगी. अब जरा आगे सोचो. अच्छा, यहां पर मोमेंटम कुछ p1 होगा, p1 का फॉर्मूला mv1. यहां पर मोमेंटम कुछ p2 होगा, p2 का फॉर्मूला mv2. इतनी बात क्लियर है? भैया मास नहीं बदलेगा, जिस बॉडी में फोर्स लगा रहे हो बॉडी तो वही रहेगी ना, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी. ठीक. अब जरा समझना, ध्यान से देखो. यहां पर हमारे पास वेलोसिटी v1, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी v2, यहां पर मोमेंटम p1, यहां पर मोमेंटम p2. करना क्या था? दिस चेंज. किसका चेंज? चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर हम यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो जरा देखते हैं क्या आएगा. देखो जरा ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम पहले p1 था, बाद में p2 हो गया. और अगर चेंज निकालना तो चेंज हमेशा आता है फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या होगा हमारे पास? p2, इसमें माइनस कर दो इनिशियल मतलब p1. यहां पर फाइनल क्या है हमारे पास? mv2 माइनस क्या करना है? इनिशियल विच इज ये आ गया हमारे पास mv1. इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, कुछ कॉमन दिख रहा तो हमने ले लिया. यहाँ पर कॉमन दिख गया v2 माइनस v1 ले लिया हमने यहाँ पे. ये हमारे पास आ गया dp चेंज इन मोमेंटम. इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात तो ध्यान से देखो, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि इस dp की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन यहां से पता चलेगी. ध्यान से देखो, v2 माइनस v1 है. पहले तो ये सोचो कि v2 माइनस v1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव? यहां तुम्हें दिख रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1. दिखा कि नहीं दिखा? यहां पर दिख रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1. अगर v2 v1 से बड़ा है तो v2 माइनस v1 हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. बात समझा नहीं यहाँ पे? v2 माइनस v1 पॉजिटिव, मतलब dp कैसा होगा तुम्हारा? पॉजिटिव. अच्छा, हमने यहां पर कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है? ये वाली. सोचो, इस तरफ वेलोसिटी v पॉजिटिव, इस तरफ वेलोसिटी v2 पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव. तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज हमारे पास पॉजिटिव आया. हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मानी थी? ये वाली. सोचो, इसी डायरेक्शन में तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आएगा. अब जरा समझना, ये बात तुम्हें बहुत ठीक से समझ में नहीं आई हुई. इसका जैसे ही दूसरा पार्ट करेंगे तो जरा ठीक से समझ में आएगा. एक काम करो, यहां से जरा नोट करो, ठीक है? और ध्यान रखना, ये तुम्हारे आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये तुम रफ में नोट कर लेना कहीं साइड में, ठीक है? तुम्हें यहां पर इसमें आर्टिकल से कोई लेना देना, केवल तुम्हें एक बात समझा रहे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव में तुम जितना डेप्थ में पढ़ोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो यहां पर जरा समझना, ये हमने क्या करा? हमने फोर्स लगाया, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और यहां पर चेंज इन मोमेंटम निकाला. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आ रहा है. सोचो, अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ जाता, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये dp हमारे पास नेगेटिव आ जाता, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन किस तरफ थी हमारे पास? इस तरफ. अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानिए तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी. और अगर ये नेगेटिव आता तो कैसा हो जाता? ये अपोजिट हो जाता तुम्हारे पास, ठीक है? चलो, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं. फिर सेकंड केस देखते हो. ध्यान रखना, सेकंड केस तुम्हें बहुत सारी चीजें समझा के जाएगा. ये नोट करो, ये कहीं रफ में नोट कर लेना, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना साथ में.
आगे बढ़े, सेकंड केस देखें, ये हटा दें। चलो देखो सेकंड केस, देखो पहला केस क्या करा था हमने, पहले केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, अब सेकंड केस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और फिर ये डीपी निकालेंगे, ठीक है। जिसका बाकी ये नोट कर लो, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हटा दो। देखो अब सेकंड केस, चलो देखो अब यहां पर ध्यान समझना, हमने यहां पर माना सब कुछ वैसे ही रहेगा, बॉडी है में v1 वेलोसिटी से भाग रही है, बस एक चेंज आया कि अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। अच्छा फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बॉडी यहां पर थोड़ा आगे आई और यहां पर आ करके मान लो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात जरा बताना, अगर कोई चीज इस तरफ जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगा दो तो बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी कम हो जाएगी? अब इस बार कम हो जाएगी। तो यहां पर हमें इतना पता चला कि v2 इज लेस देन v1 है, इस बार इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहां पर पहले हमारे पास मोमेंटम p1 मान लिया, ये आ गया हमारे पास m इंटू v1, यहां मोमेंटम हमारे पास p2 हो गया, ये हमारे पास आ गया m इंटू v2, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। पहले मोमेंटम p1 था, बाद में p2 हो गया। अब करना क्या है? चेंज निकालना है। अगर चेंज निकालना है तो जरा समझो, यहां पर हम निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा चेंज हमेशा आएगा p2 माइनस p1। यहां पर चेंज है, चेंज होगा क्या हमारे पास dp। p2 कितना है हमारे पास, ये आ गया m2v2 माइनस, सॉरी 2 नहीं आएगा, mv2 माइनस, और ये आ गया हमारे पास mv1। कुछ कॉमन आ रहा है तो यहां पर हमारे पास dp की वैल्यू आ गई m कॉमन, यहां पर आ गया v2 माइनस v1। अच्छा अब एक बात जरा ध्यान से देखो, अगर v2 छोटा है तो v2 माइनस v1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी कि नेगेटिव? अब ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहां पर जरा समझना, अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और यही नेगेटिव रिजल्ट बताता है कि अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो चेंज इन मोमेंटम अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। जरा फोर्स को ध्यान से देखो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, मतलब जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम चेंज होगा। बात क्लियर है यहाँ पे? अब जरा ऊपर वाला स्टेटमेंट हो, दिस चेंज, कौन सा चेंज? ये चेंज इन मोमेंटम, दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम में चेंज आएगा। अब बताओ, अब यहां पे तुम्हें कुछ नया जानने को मिला कि नहीं मिला? जल्दी से ये नोट करो, इसमें केस सेकंड डाल के नोट कर देना, पहले वाले में केस फर्स्ट डाल देना। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
हटा दें। नोट हो गया ना सभी का, हटा दें। चलो आगे देखो, ये थी वो एक्स्ट्रा बात जो तुम लोगों को बता रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे कुछ ज्यादा जानने को जरूर मिलेगा लॉज में। और ध्यान रखना, जितनी मैकेनिक्स पढ़ोगे यहाँ तुम्हें बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आता है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर हम इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। यही हमारे पास आता है एक्शन रिएक्शन लॉ या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, ये तुम्हें अच्छे से पता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द बॉडी, ठीक है। तो जरा समझना, अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करते हैं तो उस पर उतना ही और उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। और फिर वही बात, इतना बता के तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं, तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ आगे बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। जरा समझना, पहले जरा देखो स्टेटमेंट क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्शन करते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस एक्शन के बराबर और उसके अपोजिट नेचर का करता है। मतलब देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। अब यहीं से एक क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, ये हमारे पास मान लो कोई बेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा जरा सोचो, इस ऑब्जेक्ट के लिए हो क्या रहा है? क्या यहां पर एक्शन रिएक्शन का पेयर तुम्हें दिख रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का बल पेयर तुम्हें दिख रहा है? जरूर दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, अगर यहां पर सोचो तो ये बॉक्स नीचे की तरफ क्या कर रहा है? एक्शन, mg फोर्स लग रहा है। अच्छा, जो ये बेस है हमारे पास, ये ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। तो यहां पर हमारे पास, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो बचपन में ऐसे सिखाया जाता था, ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है, मतलब नीचे mg एक्शन, ऊपर r रिएक्शन। और ये होंगे कैसे आपस में? अगर बॉक्स रखा हुआ है किसी सतह पर, किसी सरफेस पे, तो हमें इतना पता है कि ये r बराबर mg होगा हमारे पास। बात समझ आई आपने? ये r बराबर mg होगा, मतलब जो रिएक्शन देख रहे हो वो हमारे पास एक्शन के बराबर होगी। और तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है ये अपोजिट भी है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन, अगर तुम्हें इतना समझ में आता है तो अब थोड़ा दिमाग लगाना। देखो सारे तार खोल देंगे तुम्हारे दिमाग के। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, मान लो हम यहां पे ऐसे धक्का दें, हम यहां पे इसमें ऐसे फोर्स लगाएं। सोचो, हम जितना फोर्स यहां लगाएंगे उतना ही फोर्स मेरे हाथ में भी तो लगेगा। बात समझ गया? मतलब मेरा हाथ जितना एक्शन कर रहा है, इसको उतना ही तो रिएक्शन मिलेगा। जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। बात समझ आ रही है यहाँ पे? मतलब क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट होती है। अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, मान लो एक बॉडी है हमारे पास, हमने इस पे एक फोर्स F यहां लगाया और हमने उतना ही फोर्स F यहां लगा दिया। सोचो जरा, हमारे पास एक बॉडी है, हमने बॉडी पे F फोर्स यहां से लगाया और उतना ही फोर्स यहां से लगा दिया। सोचो, क्या ये बॉडी हिलेगी? क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं। जैसे सोचो ये मार्कर है, हमने F फोर्स यहां से लगाया, F फोर्स यहां से लगा दिया। क्या ये मार्कर मूव करेगा? कर पाएगा? नहीं। मेरे हाथ का इस तरफ का फोर्स, ये इस तरफ का फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ आ रही है यहाँ पे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये फोर्स, ठीक है। अगर ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करो तो इतना तो हमें समझ में आता है कि दो बराबर और विपरीत बल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑलवेज कैंसिल ईच अदर। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर जरा सोचो, हमने जब यहां पे एक्शन करा तो हमें रिएक्शन महसूस हुआ। अगर ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो हमें महसूस क्यों हो रहा है? या मान लो तुम सामने वाले को चाटा मारो, मार दो। अच्छा मारोगे तो उसके गाल में लगेगा, तुम्हारे हाथ में भी तो लगेगा। मतलब तुमने जितना एक्शन करा उतना ही रिएक्शन हुआ। और एक्शन रिएक्शन है क्या? एक्शन रिएक्शन इसी तरह से बराबर और विपरीत बल है।
इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। एक्शन रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे, तुम सारे डायग्राम देख लो, एक्शन रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है। और यहां से पता चलता है कि इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? तुम अगर सामने वाले को मारोगे तो सामने वाले को भी दर्द होगा, तुम्हें भी दर्द होगा। सोचो, सामने एक पर्सन खड़ा है, तुमने उसे धक्का दिया, तुमने जितना धक्का उसे दिया उतना ही धक्का तो तुम्हारे हाथ में लगा ना। कायदे से तो इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन सामने वाला पर्सन तो थोड़ा लड़खड़ा जाएगा आगे की तरफ। अगर वो लड़खड़ा रहा है तो अब जरा सोचो, यहां पर तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं हुए, जबकि ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। और हम यहां देख के आए इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सोचो, क्या किसी का दिमाग चल रहा है यहां तक? कोई ये रीजन बता पाएगा कि एक्शन और रिएक्शन कभी कैंसिल क्यों नहीं होते, जबकि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और एक्शन और रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं होते? कोई बता पाएगा? बोलो, अरे बोल दो, हमें सुनाई दे जाएगा। नहीं बोलोगे, चलो देखो अब बेटा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां पे दो अलग अलग फोर्सेस की बात करें तो ये फोर्स दो अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं। ध्यान से सोचो, ये एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं। हमने यहां से फोर्स लगाया, हमने यहां से फोर्स लगाया, फोर्सेस भले ही अलग अलग है लेकिन अप्लाई तो ये सेम बॉडी पे हो रहे हैं ना। अगर ये एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं तभी ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, तुमने सामने वाले को धक्का दिया, तुमने एक्शन तो सामने वाले पर्सन पे करा, उसका रिएक्शन तुम्हारे हाथ में हुआ, तो दो अलग अलग फोर्स हैं, बराबर और विपरीत फोर्स हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पर अप्लाई होते हैं, इस वजह से ये कैंसिल नहीं होते। सोचो जरा, हमने यहां पे धक्का दिया, हमने एक्शन तो बोर्ड पे करा लेकिन रिएक्शन मेरे हाथ में हुआ वापस आके। अपोजिट और इक्वल फोर्स है लेकिन ये अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होते हैं, एक दूसरी बॉडी पे, दूसरा वाला अलग बॉडी पे, इस वजह से कभी कैंसिल नहीं होते। जबकि ये हमारे पास जो इक्वल और अपोजिट फोर्स है ये एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से कैंसिल हो जाते हैं। बात समझिए पे। सोचो जरा, तुम एक बॉल लो, बॉल सामने दीवार पे मारो, बॉल ने बोर्ड पे एक्शन करा, बोर्ड बॉल पे रिएक्शन करेगा तभी तो बॉल पीछे आती है तुम्हारे पास। एक्शन बोर्ड पे हुआ, रिएक्शन बॉल पे हुआ, दो फोर्स बराबर है, इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन अलग अलग बॉडी पे है, इस वजह से कभी कैंसिल नहीं होते। अब बात क्लियर हो गई यहाँ पे, याद रखो यहाँ पे। तो अब ध्यान समझना, सुनो जरा इसका स्टेटमेंट एक्शन रिएक्शन लॉ का। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन अ बॉडी एंड दिस एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। मतलब एक्शन अलग बॉडी पे होता है, रिएक्शन अलग बॉडी पे मिलता है। ठीक, अब मेरे हिसाब से तुम्हें ठीक से क्लियर हुआ है। चलो देखो, यहां न्यूटन के लॉस क्लियर हो गए, खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ से तुम्हारे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो सेकंड लॉ से बनेंगे। पहला और तीसरा लॉ, पहला और तीसरा लॉ, ये दोनों लॉस तो तुम्हारे पास आसान है। पहली बात, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो केवल स्टेटमेंट पर बेस्ड बनेंगे। अगर तुम्हें स्टेटमेंट याद है तो तुम वहां ऑप्शन टिक कर ले जाओगे। लेकिन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सेकंड लॉ पे तुम्हें क्वेश्चंस लगातार कराते चले जाएंगे। ठीक, चलो बात। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर लॉ हो गए। अब तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखने, इन पर तुम्हारे पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। ठीक है, 11th के फॉर्मूलाज हैं, कुछ देख लो। और ये क्यों करा रहे हैं? अब 11th में तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जरा समझना, कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी किताब में, तुम्हारी बीएससी के सिलेबस की जो बुक है, उस बुक में तुम्हारे पास जो जो कॉन्सेप्ट दिए हैं 11th के, कुछ भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे मान लो 11th में तुमने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ी थी, ठीक है, तुमने सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ा था। अब तुम्हारे बीएससी प्रीवियस में सरफेस टेंशन नहीं है तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में कई सारे मोशन है, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, वो तुमने 11th में पढ़े थे। लेकिन जो 11th में पढ़ा था उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर है, कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक यहाँ पर है उससे रिलेटेड जो कुछ भी 11th का है वो तुम्हें सब पढ़ना है। हम धीरे धीरे सारे फॉर्मुलास लिखवा देंगे, उन्हें देख लेना, अपनी 11th क्लास के नोट से देख लेना, बुक से देख लेना, जो तुम्हें करना हो देख लेना। ठीक है,
बस ध्यान रखना, हम यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस या टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, टॉपिक लिखा जरूर देंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा देंगे। हम इतना सोच के रख रहे हैं कि 11th का तुम्हें थोड़ा बहुत आता है। हाँ, जितना तुम्हारा बीएससी के सिलेबस में है वो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन जो बीएससी के सिलेबस में नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो 11th का है वो तुम्हें अपने आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो। अब देखो, तुम्हारे पास कुछ इक्वेशंस होती थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, यहां पर आता है तुम्हारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक इक्वेशन आती है तुम्हारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और आती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, ये इक्वेशंस तो तुम्हें पता है। अब जरा समझना है यहाँ पर तुम्हें और क्या देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, ये तुम्हें आता होगा भैया। ठीक है, इन इक्वेशंस पे जब क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, वो तुम देखोगे फिर आगे चल के। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, तुम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस देख लो। देखो क्वेश्चंस कह रहे हैं, फॉर्मूले देखो। देखो, तुमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कुछ फॉर्मूलाज देखे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और भी हमारे पास कई सारे फॉर्मूलाज आते हैं। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक्सेलरेशन होता है, कुछ याद आ रहा हो तो। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हमारे पास फोर्स का एक और फॉर्मूला आता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिखे दे रहे ताकि तुम्हारे सामने रहे, जब हम तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब तुम्हें फॉर्मूलाज में दिक्कत ना हो, केवल इसलिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे जरा देखो, और भी हमारे पास कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं। देखो यहाँ पे एक जरूरी फॉर्मूला आता है हमारे पास ओमेगा का। देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई एन, और एन के बारे में समझना, एन बराबर 1/t होता है, टी टाइम पीरियड होता है, एन फ्रीक्वेंसी होती है, अगर कुछ याद आ रहा हो पुरानी बातें तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी हो जाता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको एक बार देख लेना, नोट कर लो इनको, इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो। या ये भी देख लो, ये एक्सेलरेशन है, इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है आर ओमेगा स्क्वायर, कुछ याद हो तो। और अभी जरा सुनना, ये जो तुम सर्कुलर मोशन देख रहे हो, सर्कुलर मोशन का भी बेसिक समझाएंगे, वो भी तुम लोगों में से आधे ज्यादा को नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में बताएंगे कि सर्कुलर मोशन वाकई में क्या होता है, कैसे होता है। अभी केवल फॉर्मूले पे ध्यान दो बस, वो भी तुम्हारे पहले के पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है उनमें। नोट करो जल्दी से। देखो, जो तुम्हारे थ्योरी में मेन पोर्शन है वो तुम्हें नोट नहीं करना, वो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बातें हैं केवल वो तुम्हें नोट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नोट नहीं करना। जो बेसिक पोर्शन है वो तुम्हें सब नोट्स में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो बस तुम वहां से तैयार कर लो, वहां से नोट करते जाना। अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना, और ध्यान रखना नोट्स बना जरूर लेना। कोई इस बेवकूफी में ना रहना कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। याद रखना, अपने हाथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बना जरूर लेना। हटा दें, देखो आगे।
देखो अब यहां पर तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखो अब यहां पर एक टॉपिक शुरू होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ध्यान रखना पूरी मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात समझोगे तब तुम्हें छोटे छोटे न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान सुनना, अगर तुमने ये ठीक से समझ लिया, ठीक है, ये लंबा टॉपिक है, अभी चलेगा, अगले टर्न पे चलेगा, हो सकता है एक टर्न और लग जाए इसमें, लंबा टॉपिक है तुम्हारे पास चलेगा। अगर ये ठीक से समझ में आ गया तो जरा सोचो, 11th क्लास में तुमने कई सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, लिफ्ट के क्वेश्चंस, पुली के क्वेश्चंस, ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। वो तुम्हारे कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूजन में बने रहते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक से समझ में आ गया तो याद रखना लिफ्ट वगैरह के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब आगे जरा देखते हैं। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप की होती है, या टाइप पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ पोजीशन, हमेशा ध्यान रखना फ्रेम ऑफ रेफरेंस केवल एक पोजीशन है। कैसी पोजीशन? जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या डिफरेंट मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक। चलो देखो, अब ध्यान सुनना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस केवल एक पोजीशन है। अच्छा रेफरेंस जरा समझना, तुमने रेफरेंस वर्ड अपने नॉर्मल लाइफ में कहीं यूज करा होगा, या कहीं तुमने लिटरेचर वगैरह में पढ़ा होगा कि इस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं या उसका रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जिसके बिहाफ पर हम चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, या इसके रेफरेंस से बता रहे हैं, उसके रेफरेंस से बता रहे हैं। यहां पर हमारे पास रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसा सोर्स जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को पढ़ रहे हैं या उसके रिस्पेक्ट में चीजों की बात करी जा रही है। तो एक बात जरा समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टडीड, ठीक है। अब जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। अच्छा अगर पोजीशन है तो पोजीशन कैसे डिफाइन होगी? पोजीशन हमेशा डिफाइन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ध्यान सुनना, अगर मान लो हम कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारे पास हो गया x, ये y और ये z। अगर हम कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक ग्रुप ही अपने आप में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अभी देखो जो बातें बता रहे हैं वो दिमाग में बैठा लो, अभी ये जो टेक्निकल बातें चल रही हैं इनको जनरलाइज करेंगे तब वो बातें तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। अभी जो जो बात बोल रहे हैं बस उन बातों को दिमाग में बैठा लो, समझ में तब आएगा जब इनको तो हम रियलिटी से जोड़ेंगे। कभी भी टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती। सोचो तुम इतना पढ़ के आए हो 11th-12th में, फिजिक्स कितनी समझ आई है? क्योंकि वहां केवल टेक्निकल तरीके से बताया जाता है, उन टेक्निकल बातों को कभी भी तुम्हें जनरल लाइफ से जोड़ के नहीं दिखाया जाता है। अब जरा सुनना, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड। मतलब जिसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। जरा समझना, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी मतलब किस किस चीज की स्टडी? मतलब यहाँ पर डिस्टेंस की स्टडी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की स्टडी, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की स्टडी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की स्टडी कि वो किस पोजीशन पर है। क्यों? जब वो पोजीशन तुम्हें पता होगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि पोजीशन बदल रही है, और अगर पोजीशन बदल रही तभी उसके पास क्या है? वेलोसिटी। बात समझ आ रही है यहाँ पे? मतलब अगर पोजीशन की स्टडी कर रही तो पोजीशन की स्टडी कहां से करते हो? तुम्हें सबसे पहले एक ओरिजिन चाहिए होता है भैया, सबसे पहले एक ओरिजिन चाहिए होगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तब तुम किसी पॉइंट की पोजीशन पता कर सकते हो, और वही पोजीशन तुम्हारे पास क्या होगी? एक्स वाई और जेड होगी। इतनी बात क्लियर है? हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है? हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करनी है। मोशन की स्टडी मतलब हम इन चीजों की स्टडी करते हैं, इन चीजों की स्टडी करके हम किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मोशन की स्टडी कर सकते हैं। और मोशन की या पोजीशन की स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। सोचो जरा, मान लो जिस कमरे में तुम बैठो, ये मान लेना, ठीक है, ये ना कहीं ना मेरे कमरे में टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, या ये नहीं है या वो नहीं है, ऐसे सोचो। तुम अपने घर के जिस रूम में बैठे हुए हो, अब आधे तो इसी में उछल पड़ेंगे, हम बैठे ही नहीं, हम खड़े हैं, या आधे हम छत पे हैं। बेवकूफ़ी ना करना। सुनो,
मान लो तुम जिस रूम में बैठे हो वहां कई सारे ऑब्जेक्ट रखे, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम सोफे में बैठे हो, ठीक है। अब वहां एक टेबल रखी है, एक चेयर रखी है, एक बेड पड़ा है, मान लो कहीं टीवी लगा हुआ है दीवार में कोने पे, मान लो ऐसा। अच्छा अब जरा सोचो, तुम सोफे में बैठे हो, हम सामने गेट से एंटर करते हैं, ठीक है, हम गेट पे खड़े हैं, तुम सोफे में बैठे हो और कहीं दूर चेयर रखी हुई है। अब मान लो हम यहां खड़े हैं, हमने यहां से तुमसे पूछा कि बताओ चेयर कितनी दूरी पर है या चेयर की पोजीशन क्या है, ठीक है, ध्यान सुना। हम यहां सामने से आए, तुम यहां खड़े हो मेरी जगह और इस तरफ चेयर रखी है, तुमसे पूछा चेयर की पोजीशन बताओ। अब तुम चेयर की पोजीशन अपने रिस्पेक्ट में तो बताओ कि मेरे राइट में रखी है भैया, तुम यही तो बताओ कि मेरे राइट में रखी है, लेकिन हम तो सामने से आए, अब वो मेरा तो लेफ्ट हो गया। अरे इतना सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे? तो अब जरा समझना, पोजीशन वही है, चेयर वही रखी है, लेकिन मेरे लिए वो अलग पोजीशन पे है और जो सामने से आया है उसके लिए वो अलग पोजीशन पे है। बात समझा नहीं? यहाँ पे सोचो, तुम्हारे घर के किसी दूसरे रूम में कोई दूसरा पर्सन है, उसके लिए वो चेयर कहीं अलग ही है, तुमसे चेयर की दूरी अलग है, जो सामने से आया है गेट में उसकी चेयर की दूरी अलग है, जो दूसरे कमरे में है उसकी चेयर की दूरी अलग है। तो यहां पर अब जरा समझना, चेयर रखी तो वहीं पे है, लेकिन अलग अलग पोजीशन, अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट लेने पर, जो सोफे में बैठा है वो एक फिक्स्ड पॉइंट, जो गेट पे खड़ा है वो एक फिक्स्ड पॉइंट, जो दूसरे रूम में है वो एक फिक्स्ड पॉइंट, अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदल रही है, उसकी दूरियां बदल रही है, डिस्टेंस। बात समझ आ रही कि नहीं है यहाँ पे? इतना समझा रहा है यहाँ पे? तो अब जरा समझना, अगर तुम्हें उस चेयर की पोजीशन की स्टडी करनी है तो तुम्हें चाहिए होगा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सोफे में पर्सन बैठा है वो अपने आप में अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो उस चेयर का अलग XYZ देगा। XYZ मतलब कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि उसके लिए X अलग होगा, Y अलग होगा, Z अलग होगा। जो पर्सन गेट पे खड़ा है वो उस चेयर का अलग XYZ देगा, क्योंकि उसके लिए X एक्सिस कहीं अलग है, Y एक्सिस कहीं अलग है, Z एक्सिस कहीं अलग है। जो दूसरे रूम में है वो उस चेयर की अलग कोऑर्डिनेट्स बताएगा, अलग XYZ देगा। तो यहां पर जरा ध्यान रखना, हमें अगर किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करनी है, उसकी पोजीशन की स्टडी करनी है, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ फिक्स्ड पोजीशन। कोई एक ओरिजिन चाहिए होता है, बस एक फिक्स्ड पोजीशन चाहिए होती है, और उससे तुम अलग अलग एक्सेस निकाल दो तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। मोशन की स्टडी करने का मतलब उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, इन सब की स्टडी करना होता है। अब बात समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? चलो जरा समझो, और भी कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं टेक्निकल बात जब तुम प्रैक्टिकल जिंदगी से जोड़ोगे तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। अब जरा सोचो, और कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम कहीं फुटपाथ पे चल रहे हो, बगल में रोड है, रोड से एक बाइक जा रही है, ठीक है। अच्छा तुम चल रहे हो, एक पर्सन खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, तुम यहां आगे चल रहे हो, बगल से बाइक रोड में और निकल गई आगे। मान लो बाइक चली गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बाइक यहां पे हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई, और यहां एक पर्सन खड़ा है। अगर यहां एक पर्सन खड़ा है तो उस पर्सन को, फुटपाथ पे जो पर्सन खड़ा है उसको बाइक की स्पीड तो 20 दिखेगी, लेकिन अब जरा सोचो, बाइक तो 20 की स्पीड से जा रही है, अब तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, फुटपाथ तुम चल रहे हो। अगर तुम चल रहे हो, मान लो तुम्हारी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, बाइक 20 मीटर से जा रही है और दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हो, तो बाइक तो तुम्हें क्रॉस कर जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए जो चल रहे हो, तुम्हारे लिए बाइक की स्पीड कितनी हो गई? 20 माइनस 2 मतलब 18 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? अच्छा वो पर्सन खड़ा था, उसके लिए बाइक की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तुम चल रहे हो, तुम्हारे लिए बाइक की स्पीड 18 मीटर पर सेकंड। अरे बाइक तो एक ही स्पीड से चल रही है, लेकिन अलग पोजीशन से देखने पर बाइक की स्पीड अलग अलग दिख रही है। तो ध्यान रखना, फिर चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, ये सारी चीजें फ्रेम बदलने पर बदल सकती हैं, ठीक है। बात समझाई? यहाँ पे एक फ्रेम खड़ा हुआ था फुटपाथ पे, वो पर्सन, वो रेस्ट फ्रेम था, विरामावस्था में फ्रेम था, उसके लिए बाइक की स्पीड 20। एक फ्रेम तुम, जो तुम चल के आ रहे हो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तुम्हारे लिए बाइक की स्पीड 18। तो यहाँ पे अलग अलग फ्रेम पे हमें अलग अलग वेलोसिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर इतना समझ लेना, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम इज जस्ट अ पोजीशन। अब वो पोजीशन रेस्ट में भी हो सकती है,
वो पोजीशन मूव भी कर सकती है। ठीक है, फ्रेम बस एक पोजीशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो अब जरा समझना, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बताएं तो डेफिनेशन क्या होगी? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये था तुम्हारा पूरा एक्सप्लेनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है तुम्हारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, पहला है इनर्शियल फ्रेम, सेकंड है तुम्हारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक बात जरा समझना, इनर्शियल फ्रेम कैसा होता है? इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, और या फिर वो मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पर आएगा हमारे पास फ्रेम मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान सुनो, या तो रेस्ट फ्रेम हो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इस तरह के फ्रेम्स को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? सोचो, अगर मोशन की बात करोगे तो मोशन में केवल तीन कंडीशन निकलती हैं। या तो कोई फ्रेम रुका हुआ होगा, अगर चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, या फिर अगर वो चल रहा है तो किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। यही तीन केस तो आएंगे। अच्छा, तीन में से दो केस तो यहां पर आ गए इनर्शियल फ्रेम में, या तो रुका हुआ फ्रेम हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहां पर आता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये हमारे पास किसी एक्सेलरेशन से चलता है, तो यहां पर हमारे पास आएगा फ्रेम मूव विद एन एक्सेलरेशन। ये हमारे पास आता है फ्रेम मूव विद एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जरा सुनना, चाहे रेस्ट में फ्रेम हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम हो, वो इनर्शियल फ्रेम होगा, या फिर अगर हमारे पास किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करने वाला फ्रेम हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अच्छा, एक बात जरा समझना, अब एक फ्रेम लेते हैं, वो फ्रेम है मान लो रोटेट कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अर्थ इज ऑल्सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखना, कोई भी पोजीशन हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो हम रोटेटरी फ्रेम ले रहे हैं, रोटेशनल फ्रेम ले रहे हैं, ऐसा फ्रेम जो घूर्णन कर रहा है, तो अब उसके बारे में सोचो। अगर रोटेशनल फ्रेम की बात करोगे तो उसमें हमेशा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा मतलब एक्सेलरेशन आएगा, मतलब वो भी कैसा फ्रेम हो गया? एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो चाहे मूव एक्सेलरेशन हो या रोटेशनल फ्रेम हो, सभी कैसे होते हैं? नॉन इनर्शियल। खैर, अभी यहाँ पे इतना ही रखते हैं, बाकी अगले टर्न पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में और बताएंगे, इनकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे। अभी तुमने क्या देखा? अभी ये जो देखो ये प्रैक्टिकल बातें जो तुम्हें दिखता है। ठीक है, कि कोई अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ये देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल बातें। एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये भी देख लोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकली बात हुई कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है। अब इसको टेक्निकल लेवल पे, डेफिनेशन के लेवल पे अगले टर्न पे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक, बाकी फिर अगले टर्न पे।